नमस्कार मित्रों, आज क्लास 10वीं के पार्ट जो 2 हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड, बेस और साल्ट का अगर बातचीत किया जाए तो उसमें पिछले दिन हमने पढ़ा था अम्ल के बारे में कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वह कौन कौन से अम्ल उसमें पाया जाता है। जैसे संतरा या नींबू का रस है तो उसमें सिट्रिक अम्ल का अंश रहता है, सेब में मौलिक अम्ल रहते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल रहता है, सिरका की बात किया जाए तो उसमें एसिटिक अम्ल रहता है, दही में लैक्टिक अम्ल का अंश रहते हैं, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, अमाशय रस की बात किया जाए तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चाय में टैनिक अम्ल है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल है और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग पिछले दिन जानकारी प्राप्त की और आज हम लोग जो जानेंगे वह जानेंगे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। यानी जिस गुण के कारण धातु किसी दूसरे यौगिक के साथ संयोग करता है, इसी गुण को धातु की हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यानी जिस गुण के कारण धातु किसी दूसरे यौगिक के साथ आपको संयोग कर रहा है तो इसी गुण को धातु की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अब है कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है वह आपको पोटासियम और सबसे कम सोना और चांदी है। सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो पोटासियम है और सबसे कम की बात किया जाए तो सोना और चांदी। बीपीएससी के एग्जाम में भी यह सवाल पूछा था कि वह कौन सा धातु है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो वह आपको पोटासियम होगा। इस पर ध्यान देने की कोशिश। अभी सामने आपको जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देख रहे हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी नीचे की ओर दिया गया है, यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम की। इससे सबसे ऊपर में पोटासियम है, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लीड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो यह घटते क्रम, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा ऊपर में जो सदस्य 1 नंबर में आपको जो दिखाई दे रहा है वह आपका पोटासियम। तो इसमें सवाल जो पूछा जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि वह कौन सा धातु है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है वह पोटासियम। यहाँ तक आप जान गए। अब हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, प्रबल अम्ल के बारे में। देखिए वे अम्ल जो जल में घुल करके, यानी वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल रहा है, या कहिए कि पूरा का पूरा घुल रहा है, तब आप उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आए। ये सभी आपको प्रबल अम्ल की उदाहरण। और वीक एसिड के अंतर्गत दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है घुल करके। तो जो अम्ल जल में आंशिक रूप से घुल करके आयनित होता है, यानी पूरा का पूरा नहीं घुलता है, तब आप उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल, जिसके अंतर्गत कार्बोनिक अम्ल हुआ H2CO3, एसेटिक अम्ल हुआ CH3COOH, बोरिक अम्ल हुआ H3BO3। ये आपको दुर्बल अम्ल के अंतर्गत है। परीक्षा में मुझे प्रश्न नहीं पूछता है कि निम्न में से कौन दुर्बल या प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन 2-3 दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको दुर्बल अम्ल को खोजना है या प्रबल अम्ल को खोजना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार। तो प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आया। दुर्बल अम्ल में आपको कार्बोनिक अम्ल, एसेटिक अम्ल और बोरिक अम्ल आया। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र H2CO3, एसेटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, बोरिक अम्ल का सूत्र H3BO3 है। सामने दिखाई आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको वह है सांद्र अम्ल के बारे में, कि जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा रहती है तब उसको हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल। जैसे आप लिखते हैं
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सांद्र अम्ल हुआ। और तनु अम्ल की बात किया जाए तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है, जल की मात्रा ज़्यादा होंगे और अम्ल की मात्रा कम होंगे तो उसको कहेंगे तनु अम्ल। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु कहने का अर्थ हुआ पतला और सांद्र कहने का अर्थ हुआ गाढ़ा। अब है जिस प्रकार से आपको दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल हुए, उसी प्रकार प्रबल या भस्म या प्रबल क्षार भी होते हैं। यानी वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर के काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर के काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो उसे हम प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ NaOH, इसके अलावा पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ। तो ये सभी आपको प्रबल भस्म या प्रबल क्षार है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार भी होते हैं कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक आयनित होकर के कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करते हैं, तब उसको आप कहते हैं दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Ca का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको दुर्बल क्षार या